गुड आफ्टरनून साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी आप अच्छे होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। दोस्तों, हर इंसान को आगे बढ़ने के लिए किसी ना किसी की ज़रूरत होती है। जिस प्रकार से कि एक बिना अच्छे सारथी के आप कभी युद्ध नहीं जीत सकते हैं, बिना गुरु के आपको अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान नहीं होता है, उसी प्रकार मैं अपने समस्त गुरुओं को आज प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं आज आप जैसे भाइयों की मदद कर पा रहा हूं। स्पेशली कंपटीशन एग्जाम में देखा जाए तो सुभाष जी चारण जो मेरे गुरु हैं और उनके जितने भी शिष्य इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया शेयर करें और लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं कभी उनसे मिला नहीं हूं। जिस प्रकार से कि एकलव्य ने कभी भी द्रोणाचार्य को देखा नहीं था, उनसे शिक्षा नहीं ली थी, केवल मूर्ति से ली थी। इसी प्रकार मैंने उनसे शिक्षा ली है और उन्हीं की तरह हमारा उद्देश्य भी बढ़ाई पवित्र है। ये आपको 1000 सब्सक्राइबर होने पर लाइव आके बताया जाएगा कि क्या है। तो मेरी एक इच्छा है कि मैं उनसे मिल पाऊँ, पता नहीं कब मिलेंगे, लेकिन चलो स्टार्ट करते हैं। तो चौहान हम लोग पढ़ रहे थे, कहाँ के? अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान में हमने अजयराज पढ़ लिया था, अर्णोराज हम लोगों ने पढ़ लिया था, विग्रहराज हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आएगा पृथ्वीराज। पृथ्वीराज ध्यान रखना, ये तृतीय है, थर्ड है। पृथ्वीराज 3 हुए थे। ठीक है दोस्तों, पृथ्वीराज से पहले आपको कुछ चीजें और थोड़ी सी पढ़नी पड़ेंगी। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको समझ आए इस वजह से आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं शुरू करता हूं। अजमेर के चौहान हम लोग पढ़ रहे थे और ये तुम दिल है। सोमेश्वर चौहान, ये उस समय चौहान वंश के शासक थे और पृथ्वीराज चौहान के ये पिता थे। समझने के लिए, याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है इसको। उस समय दिल्ली का शासक था अनंतपाल तोमर। अनंतपाल तोमर दिल्ली के शासक थे। अनंतपाल तोमर के 2 बेटियां थी। छोटी बेटी का नाम था कपूरी देवी और बड़ी बेटी का नाम आएगा भी नहीं, मुझे पता भी नहीं है, एक्स मान लिया। कपूरी देवी का विवाह तो इन्होंने कर दिया चौहान वंश में, और जो दूसरी बेटी थी उनका विवाह कर दिया गहड़वाल वंश में। किसके कर दिया? श्री चंद गहड़वाल के। श्री चंद गहड़वाल के संतान हुई, उसका नाम था जय चंद। ये कहां के शासक थे? कन्नौज के। ठीक है, कन्नौज के शासक थे। कपूरी देवी की संतान हुई हरिराज और पृथ्वीराज। अब क्योंकि अनंतपाल तोमर के पुत्र नहीं था, अब पुत्र नहीं था तो दिल्ली की गद्दी पर कोई ना कोई तो बैठता। अब बैठेगा कौन? कोई नाती बैठेगा। तो वैसे तो नियम के हिसाब से तो बड़ी बेटी का पुत्र बैठना चाहिए, लेकिन क्योंकि जो ये प्रेम करते थे वो छोटी बेटी कपूरी देवी से ज्यादा करते थे, तो इन्होंने पृथ्वीराज को यहाँ का शासक बना दिया। तो जयचंद इनका क्या लगा? मौसेरा भाई। ठीक है, तो एक कारण तो ये था जयचंद ने पृथ्वीराज में नहीं बनने का।
ठीक है, तो ये समझाने के लिए तो याद करो तो कर लेना, नहीं करो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? पृथ्वीराज थर्ड। ठीक है, जन्म 1166 में, शासन 1177 से 92 तक। अब पृथ्वीराज चौहान की जो उम्र थी वो 11 वर्ष थी। 11 वर्ष का बच्चा शासन नहीं चला सकता है, इसलिए शासन कौन चला रहा था? कदमवास जो इनके प्रधानमंत्री थे, और भूणमल जो इनके क्या थे? सेनापति थे। राजगद्दी का भार इनकी मातेश्वरी कपूरी देवी संभाल रही थी। ठीक है, अब पृथ्वीराज के कुछ उपनाम है। एक तो था राय पितोरा। राय पितोरा का मतलब क्या होता है? राय पितोरा का मतलब होता है युद्ध में पीठ नहीं दिखाने वाला, जिन्होंने युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाई हो। कौन था? पृथ्वीराज चौहान। एक इनका नाम था दलपुंगल, अर्थात दल को जीतने वाला, और एक था अंतिम हिंदू सम्राट। तो ये इनके उपनाम थे। अब एक बात, कल को आप नौकरी लग जाओगे, सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन होगा? आपके माता पिता होंगे। और सबसे ज्यादा दुखी कौन होगा? बताओ। सबसे ज्यादा खुश होंगे आपके माता पिता उस दिन, और सबसे ज्यादा दुखी होंगे आपके चाचा और ताऊ के लड़के। आपके चाचा ताऊ के लड़के बहुत दुखी होंगे जिस दिन आप नौकरी लगोगे, तो वो आपसे कह तो नहीं पाएंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस भी आपको करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रेचुलेशंस करना उनकी क्या बन गई है? मजबूरी बन गई है। तो बधाई तो देंगे आपको, लेकिन उस दिन घर में 100% लठ बजेंगे। शाम को पिताजी कहेंगे सारा दिन फोन चलाते रहे, पड़े रहे कमरान में, डोल तडोली। तो सबसे ज्यादा जलन किसको होगी? चाचा ताऊ के लड़कों को। हाँ, एक कंडीशन में नहीं होगी। कब? तब जब वो पहले से सर्विस लगे हुए हो। तो इनका चचेरा भाई था नागार्जुन। 1177 में शासनकाल संभाला और 1178 में विद्रोह कर दिया पृथ्वीराज चौहान के तृतीय के खिलाफ। विद्रोह चलता रहा। पृथ्वीराज चौहान का काफी जो क्षेत्र था इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। पृथ्वीराज चौहान ने सोची, ले भाईडा, पृथ्वीराज चौहान गया चलो सेना ले। 11 वर्ष का बच्चा था, तो मुख्य भूमिका कदमवास और भूणमल ने निभाई थी। कदमवास और भूणमल की जो तुलना है वो गरुड़ के साथ की जाती है, क्योंकि भगवान राम और लक्ष्मण के जो प्राण हैं वो किसने बचाए थे? गरुड़ ने, जो नागपाश में बंध गए थे। तो उनके साथ तुलना होती है कदमवास और भूणमल के। बाद में कदमवास को इन्होंने मरवा दिया था, ऐसे कुछ कहानियां पृथ्वीराज रासो ग्रंथ बताता है। तो इनके नेतृत्व में सेना गई और नागा अर्जुन का पूरी तरह क्या कर दिया? दमन कर दिया।
ठीक है। उसके बाद एक जाति थी भयानक जाति। इस जाति ने विग्रहराज थे विशलदेव, उनके समय भी विद्रोह किया था। यह जाति क्या थी, एक साथ कभी विद्रोह नहीं करती थी। कैसे, जैसे अपना पड़ोसी को नहीं खेत का धीरे 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 एक कूड़ काटता रहे, और आपने अगर साल 2 साल 4 खेत को नहीं देखो तो आधा सौ खेत उनके हो जाएगा, तो आधा खेत उनका ही हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये भयानक जाति थी, ये धीरे धीरे क्या करती थी, कवर करती थी क्षेत्रों को। तो इन्होंने अलवर भरतपुर तक कवर कर लिया। तो फिर चला पृथ्वीराज 1182 में सेना लेकर के, और भयानक जाति का पूरी तरह क्या कर दिया, दमन कर दिया। ये तो हो गई बचपन की बात। आगे क्या हुआ, आगे जाके पृथ्वीराज बन गया दिग्विजय। दिग्विजय क्या होता है, दिग प्लस विजय, दिग यानी दिशाओं को, और विजय यानी जीतने वाला, वो जो दिशाओं को जीत चुका है। तो दिग्विजय की फिर इन्हें उपाधि दी गई। अब पहले मैं इनकी दिशा बता देता हूं चारों तरफ की, कौन कौन शासक था। ये दोनों तो आप ध्यान रख लेना, 78 में ये और 82 में भयानक जाति का क्या किया था, दमन किया था। यहां है महोबा। महोबा के शासक थे परमर देव। यहां पे पड़ता है कन्नौज, जो मौसेरा भाई है किसका, पृथ्वीराज चौहान का। यहां का शासक था जयचंद। और यहां पड़ता है गुजरात, जहां का शासक था भीमदेव। ये भीमदेव सेकंड था, ध्यान रखना। और ये भीमदेव सेकंड भी काफी शक्तिशाली शासक था। इसने 1177 में मोहम्मद गौरी को हराया था। तो महोबा परमड़ देव के 2 सेनापति थे, दोनों का नाम ध्यान रखना, आला और उदल। जैसे राजस्थान में जयमल और फत्ता बहुत फेमस है, वैसे यूपी साइड में आला और उदल बड़े फेमस थे। तो एक बार होता क्या कि इनके पिताजी ने आला उदल को कोई घोड़ा दिया था। तो आला उदल से परमड़ देव ने कहा कि हमको ये घोड़ा दे दो। तो भाया ने कह दी कि घोड़ो मिले घोड़ी मिले, खाई भी कौन जा। अब आज का टाइम में तुम कोई मोटरसाइकिल मांग लो, ठीक है, तो उस समय ये क्या होते थे, मोटरसाइकिल हुआ करती थी। तो मांग ले तो अगला वाला दे दो, नहीं दे तो नहीं दे। तो इन्होंने कहा नहीं देते हो तो मेरे दरबार से निकल जाओ। तो आला और उदल को दरबार से निकाल दिया। और आला और उदल कहाँ गए, कन्नौज आ गए। ठीक है, आला और उदल आकर के कन्नौज रहने लगे। अब इसके बाद होता क्या है कि एक बार दिल्ली की तरफ से कोई घायल सैनिक आता है, तो परमड़ देव उसको पकड़ लेता है और उसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। पृथ्वीराज चौहान को यह सूचना लगती है। तो पृथ्वीराज चौहान कहता, अरे भाईड़ा, हम दिग्विजय सम्राट और थारी अतरी हिम्मत होगी, हमारा सैनिक मार दिया। तो पृथ्वीराज चौहान यहां से चलो सेना ले नारायणपुरम में सेना रोक दी, डेरा डाल लिया 1184। ठीक है, तो नारायणपुरम ये पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद इन्होंने डेरा डाल दिया। परमड़ देव ने आला और उदल को सूचित किया कि पृथ्वीराज चौहान हमला करने के लिए आ गए हैं।
नारायणपुरम वो आ गए हैं और आ जाओ भाईडाओ। तो आला उदल ने कह दिया हम तो आ जाओ निकल आओ, अकेला मरे तो मर तुम, जब तुमको निकाल दिया एक घोड़ा के चक्कर में। तो आला उदल ने मना कर दिया। तो परमड़ देव दौड़ता दौड़ता आला उदल की माँ के पास गया और जाहिर पकड़ में आडो पड़ गए। अरे माता बचा, पृथ्वीराज ने अटैक कर दिया हमारे ऊपर और अब मृत्यु ही अंतिम रास्ता है। और आला उदल से खूब खेली पर आकुंड रहा। अब हमारी गलती, चलो निकूड़ दिया, मैं माफी मांगू, पर आला उदल को बुलाओ क्या होगी। माता चलो मैं खाऊंगी तो आ जाएगा। तो आला उदल को उनकी मातेश्वरी ने सूचना भेजी कि बेटा जन्मभूमि हमेशा जन्मभूमि होती है और जन्मभूमि के लिए मरना बड़े सौभाग्य की बात होती है। तो माता का आदेश था तो आला उदल ने कहा कि चलो आवा, हाँ तुमने ही खेती तो, लेकिन जब तक हम आवा नहीं तब तक ध्यान ये रखना कि किसी तरह पृथ्वीराज को उड़जा के रखना कि जब तक हम नहीं पहुंचे, और अगर हम नहीं पहुंचे और वास पर युद्ध चालू कर दिया तो फिर मरबा मैंने तैयार रहना। तो पहुंच गए आला उदल। तब तक परमड़ देव लगातार इनको चाणे कहता गया कि अरे संधि करेंगे संधि करेंगे। और तब आला और उदल पहुंच गए। आला उदल पहुंच करके कहते हैं भयंकर पृथ्वीराज चौहान और इनके बीच में युद्ध हुआ, जिससे कहते हैं तुमुल का युद्ध। ठीक है, किसका युद्ध कहते हैं? तुमुल का युद्ध। इस युद्ध में आला और उदल को लड़ते हुए एक कवि ने देखा था। किसने देखा था? कवि ने देखा था। उस कवि ने कहा था कि 12 वर्ष गंडकड़ो जिए, 13 वर्ष सियार और 18 वर्ष क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार। समझ आए लो? कौन आए? वापस सुनो। 12 वर्ष गंडकड़ो जिए, 13 वर्ष सियार और 18 वर्ष क्षत्रिय जिए और बाकी जीवन धिक्कार। क्षत्रिय चाहे 80 वर्ष का हो जाएगा, 90 वर्ष का हो जाएगा, लेकिन जब युद्ध में लड़ेगा ना तो बिल्कुल 18 वर्ष के योद्धा की तरह लड़ेगा। तो एक बार एक एग्जाम में पूछ ली गई थी कि 12 वर्ष गंडकड़ो जिए, 13 वर्ष सियार और 18 वर्ष क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार, ये किन के बारे में कहा गया था? तो ध्यान रखना, आला और उदल के बारे में कहा गया था। तो महोबा के चौहान, ये महोबा के परमड़ देव ये तो हो गए समाप्त। अब जैसे जैसे ख्याति बढ़ी किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। जब पृथ्वीराज चौहान की ख्याति बढ़ती गई तब भाईडो दुखी हो गो। क्यों? मौसेरा भाई और मौसी का भाई तो पहला दुखी हुई। 20 रुपया अगर उनके पास ही तुम्हारा 100 हो गया तो कहां से आ गया? तो इनकी ख्याति बढ़ती गई और जयचंद दुखी हो गया। उसके बाद 1182 में गुजरात के शासक भीमदेव का कहते हैं पुत्र था, जिसने नागौर में डेरा डाल के क्या कर दिया था? हमला कर दिया था। उधर से पृथ्वीराज चौहान की सेना आई और दोनों के बीच में युद्ध हुआ। कहते हैं बाद में संधि हो गई थी। बाद में क्या हो गई थी? संधि हो गई थी। लेकिन पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है, जो किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने, वह भाई खुद की अलग ही कहानी का है। अब पृथ्वीराज की बात, रासो ग्रंथ क्या बात मानते हैं? तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ ने कहा, बहुत पृथ्वीराज रासो ग्रंथ था, किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ चंद्रबरदाई ने लिखा था और इसमें पद्मावतरण हरण है। उम्म तो भाई पूरी तरह ही फिल्मी डायलॉग। तो कहां तक सच मानी इसकी बातें? तो इसने कहा था कि आबू की कोई राजकुमारी थी, छिनैनी, ठीक है, और छिनैनी से शादी करना चाहता था कौन? भीमदेव। लेकिन छिनैनी कौन से प्यार करी? वो करती थी किससे? पृथ्वीराज से। तो इस ग्रंथ की तो वैसे कहां तक माने, क्योंकि इसने तो बहुत कुछ लिखा है और कहते हैं आधा ही ग्रंथ मिला था, अगर पूरा मिल जाता ना तो आग लग जाती। इसी बात लिख रखी। तो
देखकर ऐसा लगता है कि इसने कई जो शासक लिखे थे समकालीन, उनमें बहुत फेरबदल था। इसने अपने ग्रंथ में जो शासक बताए हैं वो या तो पृथ्वीराज से 200 वर्ष पहले हैं या 200 वर्ष बाद के हैं। अब 1 मिनट के लिए सोचो, अगर मुझे आज नरेंद्र मोदी के बारे में लिखना है तो मैं नरेंद्र मोदी का समकालीन हूं, तो मैं लिखने में गलती नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि दिल्ली का सीएम कौन है, राजस्थान का सीएम कौन है, यूपी का कौन है, एमपी का कौन है, गुजरात का कौन है, तो मैं गलती नहीं करूंगा। हालांकि चंद्रवरदाई ने यह बताया था कि ये क्या है, ये पृथ्वीराज के मित्र थे, ये इन्होंने बताया था। अगर पृथ्वीराज के मित्र है तो इनके समकालीन जितने भी शासक इन्होंने बताए हैं या तो वो 200 वर्ष आगे के हैं या 200 वर्ष पीछे के हैं। अब किसकी माने? अगर आज मैं मोदी के बारे में लिखूंगा तो मैं गलती नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं लाल बहादुर शास्त्री के बारे में लिखूंगा तो मुझे पर्याप्त आंकड़े नहीं मिलेंगे और गलती करूंगा। तो ये दोनों ग्रंथों ने ये कहा, तो भीमदेव के चौहान, ये भीमदेव, और इनके बीच में एक मुख्य कारण यह भी था कि ये चालुक्य वंश के थे, और चालुक्य वंश और चौहान वंश में कभी बनती नहीं थी दोनों में। दूसरी बात, सीमा, जहां भी सीमाएं मिलेंगी वहां तनाव की स्थिति हमेशा रहेगी। आज हमारी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, आपको पता है क्या हो रहा है। हमारी सीमा चीन के साथ लगती है, वहां तुम्हें पता, और तिब्बत के साथ नहीं लगती, वहां कुछ नहीं हो रहा है। तो जहां पे सीमाएं मिलेंगी वहां पर युद्ध की स्थिति हमेशा रहेगी। वर्तमान में एक ही सीमा है 39 डिग्री, जिस सीमा पर, जो कि एक शांत सीमा है, क्योंकि जिस दिन वो लड़ेंगे उस दिन कोई नहीं बचेगा, क्योंकि दोनों देश संपन्न है, कनाडा और अमेरिका। तो यहां तक धारण सेना डाली थी। अब इसमें यहां तक आगा उदल आपको कंप्लीट जो चीजें थी वो बता दी गई हैं। देख लीजिए, गुजरात के भीमदेव थे, उनको हरा दिया इन्होंने 82 में। 2 जातियां आपको ध्यान है, 78 82 में। कन्नौज के साथ अभी तक इनका कोई युद्ध नहीं हुआ है। अब कन्नौज का ये इनसे क्या करने लग गया, जड़ने लग गया, नफरत करने लग गया। लेकिन कई सभी नफरत थोड़ी करेगा, कोई तो ऐसा होगा जो प्यार भी करता होगा। तो यहां पर एक थी संयोगिता, ठीक है। अब संयोगिता की लव स्टोरी अपन पार्ट 2 में बताएंगे, पृथ्वीराज पार्ट 2 में, ठीक है। दोस्तों देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सुभाष जी तक पहुंचा दीजिए, उनके शिष्य भी लगे हुए हैं। और हमारा जो टारगेट है, जो उद्देश्य है, वो आपको 1000 सब्सक्राइबर होने पर पता चल जाएगा। लाइव आके हम आपको बताएंगे कि इस चैनल को बनाने का उद्देश्य कितना पवित्र था और कितना अच्छा था। बाकी आपको चैनल पे क्या क्या मिलेंगी, कंपटीशन एग्जाम की लगभग आपको सभी क्लासें यहाँ मिलेंगी, कोई शक नहीं है इसमें, अच्छी मिलेंगी। दूसरा, अगर कोई भी आरबीएससी का, राजस्थान बोर्ड का आपका बच्चा है हिंदी मीडियम का, तो इंग्लिश, मैथ और साइंस की रेगुलर क्लासें आपको इसको चालू होने के बाद, जून के बाद वो मिलने लग जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।